गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। मैम क्लास चलेगी? यस आलोक कुमार, क्लास चलेगी। इरशाद खान कह रहे हैं जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप सब लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड इवनिंग एवरीवन। भावना गुड इवनिंग। ओके, आपकी कृपा से ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग शिवालय। मैम आपकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है मेरी तबीयत। आपको भी हाँ, बहुत सारी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं हो आपको। ऋषभ कुमार थैंक यू वेरी मच। फाइनली आज बायो चलेगी? यस आज फाइनली बायो चलेगी। चलो मैम मेरा एग्जाम में थोड़ा सिलेबस को जल्दी करवा दो। ओके जी, करवा देंगे, बिल्कुल सही बात है। चलो हो गया। गुड इवनिंग, क्लास स्टार्ट करें अब। कैसे आप सब लोगों ने फास्ट वगैरह किया है क्या आज? मैंने आज ब्लड चेक करवाया, तो आगे बताइए। हैप्पी जन्माष्टमी पवन। जब से बैच स्टार्ट हुआ है आपकी तबीयत साथ नहीं दे रही है। एक्चुअली बेटा तबीयत साथ कहाँ से देगी? पिछले 4 महीने में मेरे को याद भी नहीं है कि मैं लास्ट टाइम 6 घंटे सोई कब थी। उतना ज़्यादा काम होता है बेटा। चलो अच्छा, फास्ट किया है। मैम एनटीपीसी एग्जाम कब है? बेटा सितंबर में भी नहीं होगा और अक्टूबर में भी नहीं होगा एनटीपीसी। मुश्किल लग रहा है अक्टूबर में भी। इस बैच में मेरी पहली क्लास है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपका साइंस स्पेशल बैच 1 का स्टूडेंट हूँ। वाओ, तो आपने वापस परचेज कर लिया? वाओ, है ना। एक बार पढ़ के कुछ नहीं किया, दूसरी बार क्या कर लोगे? बहुत दिन बाद आए मैडम, आ तो गए, है ना। चलो अब क्लासेस बातें बहुत हो गई हैं। मैडम बायोलॉजी का कितना क्लास हो चुका है? बेटा देख लेना। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिसमें नए बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक एक भी क्लास नहीं की होगी या इनका फर्स्ट क्लास होगा लाइव। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अरे यार पीडीएफ पूरी अपलोड है यार। गौरव आपको पता नहीं होगा, आपने देखा नहीं होगा। जितना पढ़ाया उतना पीडीएफ बिल्कुल है। तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने नया एडमिशन लिया है, जिन्होंने नया बैच परचेज किया है, प्लीज़ वो लास्ट की क्लास आप देख लीजिए। तो प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हुई हैं प्लीज़ उनको पढ़े, ताकि अच्छे से आपको आगे की क्लास समझ में आए। मैम एनटीपीसी का स्टेटस बताइए। अभी नहीं होने वाला एनटीपीसी बेटा, 2 महीने और नहीं होगा। सितंबर भी नहीं होगा, अक्टूबर भी नहीं होगा। फिर देखिए जरा। मैम कोर्स पे ध्यान दीजिए। कोर्स पे ध्यान दे रखा है बेटा मैंने, चिंता मत करो। थोड़े दिनों में बहुत जल्दी मैं आपकी 2 क्लास लेने वाली हूँ, ठीक है। और यार थोड़ा बहुत ना तुम लोग कोऑपरेट किया करो यार। अगर किसी दिन क्लास नहीं होती है तो हमारे टेलीकॉलर से बदतमीजी से बात मत किया करो यार। तुम लोग 2-4 बच्चे हैं जो कल परसों क्लास नहीं हुई तो बहुत बदतमीजी से बात किया हमारे टेलीकॉलर से। प्लीज यार थोड़े रेस्पेक्ट से बात किया करो ना। चलो अब पढ़ाई स्टार्ट करते। देखिए लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था ब्लड। आप सबने पढ़ा है ब्लड, है ना। और ब्लड में हम किसका ब्लड पढ़ते हैं? तो हम ह्यूमंस का ब्लड पढ़ते हैं। मैम एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी को होगा क्या? हाँ एनटीपीसी के बाद ही ग्रुप डी होगा। यस 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 यस, ठीक है। चलो चलो, आपका पहला दिन है, बहुत बढ़िया। मिथिलेश कुमार सबका कमेंट ले रही हूँ यार। एक तो ना अपने माइंड से ये बातें निकाल दो कि मेरा कमेंट नहीं लेती, मेरा कमेंट नहीं लेती। यार यार बिल्कुल करते हैं यार। मैम सपोर्ट टीम मैसेज नहीं डालती। हाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक है हम लोगों की, आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अरे अगर किसी दिन क्लास नहीं हो रही है तो मैंने कहा ना यार, मैं अगर थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊँ 3-4 दिन में, फिर हम एक दिन में 2-2 क्लास भी लगवाएंगे। ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को नुकसान नहीं होने देंगे हम। जिस दिन क्लास नहीं होती तो प्लीज़ रिवीजन करें और कुछ क्वेश्चंस लगाएं। मैं कुछ पीडीएफ डलवा दूंगी आपके लिए, वो क्वेश्चंस किया करें, है ना। चलो ठीक है। चलो फिजिक्स का पीडीएफ डलवा दीजिए। अभी 1 सेकेंड, याद आया बोल देती हूँ। मिसपा प्लीज़ फिजिक्स का चेक करो, साइंस स्पेशल 3 में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग पीडीएफ डलवाओ, ठीक है। चलिए बोल दिया मैंने फिजिक्स का पीडीएफ के लिए। बायोलॉजी की पीडीएफ ऑलरेडी डली हुई है। चलिए चलो यार अब बहुत सारी बातें हो गई, अब इतनी बातें नहीं करते, अभी पढ़ते हैं चलो, है ना। चलिए देखो लास्ट क्लास में हमने ब्लड स्टार्ट किया था और मैंने बताया था कि ब्लड में हमें किसका ब्लड पढ़ना होता है? तो मैम हमें ह्यूमंस का ब्लड पढ़ना होता है, ठीक है।
ह्यूमंस का ब्लड पढ़ना होता है। और मैंने बताया था हमें ब्लड में दो चीजें पढ़नी है, एक तो पढ़ना है हमें ब्लड के कंपोजिशन कि ब्लड के अंदर कौन कौन सा पार्टिकल्स कितने अमाउंट में होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ना है, दूसरा हमें ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो आज हमें पूरा चैप्टर फिनिश करना है, ठीक है ना, ये ब्लड वाला अच्छे से, उसके बाद ही जन्माष्टमी मनाएंगे। देखिए जरा ब्लड में हमने क्या क्या पढ़ा, तो जल्दी से मैं 2 मिनट में क्विक रिवीजन करवाती हूँ आपको। मैंने बताया कि हमारे खून में दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्लड का सॉलिड पार्ट, ब्लड का ठोस पदार्थ, दूसरा क्या होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट। और ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम नाम क्या दिए थे, तो ब्लड के लिक्विड पार्ट को हमने प्लाज्मा बोला था मैम, और सॉलिड पार्ट को हमने नाम क्या दिया था, ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पस्यूल्स नाम दिया था, लाल रुधिर कोशिका या लाल रुधिर कणिका, है ना। चलिए उसके बाद मैंने कहा था ब्लड में कितने टाइप की सेल्स होती हैं मैम, 3 टाइप्स की। नंबर 1 इज आरबीसी, नंबर 2 इज डब्ल्यूबीसी एंड नंबर 3 इज पीएल। पीएल का मतलब मैम प्लेटलेट्स, पीएल का मतलब प्लेटलेट्स, ठीक है। अब मैंने क्या पढ़ा दिया था, आरबीसी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, डब्ल्यूबीसी मैंने कंप्लीट करवा दिया था, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पढ़ा दिए थे, बट डब्ल्यूबीसी की डिजीज नहीं पढ़ाई थी, है ना, कि डब्ल्यूबीसी कम होने से क्या हो सकता है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा होने से क्या हो सकता है, तो वो आज हमें पढ़ना है। जब डब्ल्यूबीसी पढ़ लेंगे उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स, और देन हम जाएंगे किस पे, ब्लड ग्रुप पर, कि कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है ना, आरएस फैक्टर क्या होता है। अच्छा थोड़ा सा जूम कर लो मैम, दिखाई नहीं दे रहा है, प्लीज थोड़ा कैमरे को जूम आउट कर दीजिए, बच्चे को दिख नहीं रहा है, राइट। चलो अब स्टार्ट करें। तो अब हमें डब्ल्यूबीसी की डिजीज स्टार्ट करनी है। हमारे चैप्टर का नाम है ब्लड, और ये चैप्टर हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप ग्रुप डी का पेपर दो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दो, ब्लड से हमेशा ही आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ब्लड से हमेशा ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो तो अब हमें डब्ल्यूबीसी की बीमारियां याद रखनी है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि डब्ल्यूबीसी काम क्या करता है, मैम आपने लास्ट क्लास में बताया था कि डब्ल्यूबीसी को हम हमारे बॉडी की बॉडीगार्ड सेल्स बोलते हैं, इनको हम सोल्जर सेल्स बोलते हैं, है ना। नरोत्तम टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट मैंने यहाँ पर जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि वो आगे पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको ग्रंथियां कराऊंगी तब पढ़ाऊंगी बेटा, वो यहाँ काम की नहीं है, जब जहां पर जो चीज काम की होती है मैं वहीं पर पढ़ाती हूँ, राइट, ठीक है। चलिए तो मैम डब्ल्यूबीसी का, अच्छा बताओ अब मैंने आरबीसी का काम क्या बताया था, मैम आपने बताया था आरबीसी ऑक्सीजन को लेकर जाती है और CO2 को वापस लाती है। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, मैम आपने लास्ट क्लास में बताया था कि डब्ल्यूबीसी को हम फाइटर सेल्स, सोल्जर सेल्स, या हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं कि बॉडीगार्ड सेल्स, क्योंकि मैम बाहर से जो भी इन्फेक्शन आता है हमें बीमारी करने के लिए, उस इन्फेक्शन के साथ फाइट कौन करती है, मैम डब्ल्यूबीसी। और मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी किस नेचर की होती है, डब्ल्यूबीसी की प्रकृति कैसी होती है, फैगोसाइटिक होती है, राइट। लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, भक्षण करने वाली, राइट। चलो अब बात आती है कि डब्ल्यूबीसी अगर कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, और अगर ज्यादा हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगर लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाया था डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए, ऑन एन एवरेज मैम 8000 to 10,000 पर 100 ml HB, और HB का मतलब क्या होता है, हेमोग्लोबिन। तो कहने का मतलब है 100 ml हेमोग्लोबिन में 8000 से 10,000 होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए, राइट। चलो अब बात आती है कि अगर किसी दिन आप में डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई, अगर डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो गई, तो उस स्टेज को क्या नाम दिया जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे कि उस स्टेज को हम नाम देंगे, हमें ल्यूकोपीनिया हो गया। क्या हो गया, हमें ल्यूकोपीनिया हो गया। हाँ डन, ओके ठीक है। डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है। अच्छा याद है आप लोगों को, जब आरबीसी डिक्रीज हो रही तो हम क्या बोल रहे थे, उसको हम क्या बोल रहे थे, अनेमिया, और यहाँ पर क्या होता है, ल्यूकोपीनिया। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या है, मेरे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी है और मैं किस स्टेज में चल रही हूं, मैं ल्यूकोपीनिया स्टेज में चल रही हूं। अब इस टाइम पे क्या हो सकता है, मेरा इम्यून सिस्टम वीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का मतलब ही क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। इसका मतलब मैम कि आपको किसी भी टाइम पर कोई भी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों, क्योंकि मैम आपके डब्ल्यूबीसी क्या है,
कम है। तो बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आएगा, चाहे वो बैक्टीरिया आए, चाहे वो वायरस आए, चाहे वो कोई प्रोटोजोआ आए, और वो आएगा और मेरे बॉडी में इन्फेक्शन कर देगा। तो कहने का मतलब है जब ल्यूकोपीनिया स्टेज है तो मेरा इम्यून सिस्टम क्या है, मैम आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। मेरा इम्यून सिस्टम क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, वीक हो गया, और उसी स्टेज को हम क्या बोलेंगे, तो ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगर किसी दिन आपके बॉडी में WBC बहुत ज्यादा हो गई, आनी चाहिए थी मैम 8000 to 10,000, बट मैम 100 ml HB में 50,000 आ गई। इतनी ज्यादा WBC हो गई मैम, आनी चाहिए थी 8 से 10,000 और आ गई मैम 50,000। तो जब WBC इंक्रीज होती है, डॉक्टर की लैंग्वेज में उस स्टेज को ल्यूकेमिया नाम दिया जाता है। और जब जब ल्यूकेमिया होता है तब तब आपको ब्लड कैंसर होता है। कौन सा कैंसर, ब्लड कैंसर होता है। ये कैसी बातें कर रही हो मैम आप ऊपर आपने लिखा कि WBC कम होना मतलब ल्यूकेमिया, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होना, बिल्कुल राइट है मैम। बट मैम WBC ज्यादा होना और ब्लड कैंसर कैसे हो सकता है? WBC ज्यादा होना इसका मतलब तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए मैम। और आप यहाँ पर क्या बोल रही हैं, तो आप यहाँ पर बोल रही हो ब्लड कैंसर हो गया, है ना। तो ये कैसे हो गया, तो इसका देखो, सुनो, इसका ध्यान से सुनना। सौरभ तिवारी उल्टा जवाब दे दिया। किसने दे दिया उल्टा जवाब? प्लीज पढ़ाई में ध्यान दे, ठीक है। देखिए, तो WBC, अच्छा आपने दे दिया उल्टा जवाब, ओके कोई बात नहीं सौरभ, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। देखो WBC ज्यादा होने से ब्लड कैंसर कैसे होता है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि आपका 100 मिलीलीटर ब्लड है, उसके अंदर 8 से 10,000 आनी चाहिए, बट किसी दिन आपके अंदर आ गई 50,000। कहने का मतलब मैम 40,000 एक्स्ट्रा आ गई, ऑन एन एवरेज 40,000 एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, इतनी ज्यादा WBC बन गई है हमारे ब्लड के अंदर, इतनी ज्यादा WBC बन गई मैम, आनी चाहिए थी 8,000 to 10,000, बट मैम आ गई 50,000। और WBC का काम क्या होता है मैम, बाहर से आए हुए इन्फेक्शन को मारना। WBC किस प्रकृति की होती है, फैगोसाइटिक होती है मैम। तो ये WBC से बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो ये आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देती हैं, ये आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं। जो आपकी मोनोसाइट है वो लिम्फोसाइट को मारेगी, और जो लिम्फोसाइट है वो ल्यूकोसाइट को मारेगी, और जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो आपकी एरिथ्रोसाइट्स को, RBC को मारने लग जाएंगी, प्लेटलेट्स को मारने लग जाएंगी। क्योंकि जब ज़्यादा WBC होती हैं ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं, बाहर से कोई इन्फेक्शन आया नहीं, अंदर ही एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगी, और आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी मरी हुई सेल्स हो जाएंगी, डेड सेल्स आ जाएंगी। बहुत सारी WBC, RBC, प्लेटलेट्स मर गई, आपके खून के अंदर आ गई। और जब डेड सेल्स होती हैं, जब सेल्स के ऊपर चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, सेल्स आपस में आकर जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, आपस में आके क्लम्प बना लेती हैं खून के अंदर। अरे भैया मान लो एक RBC WBC यहाँ पर ऐसे पड़े थे और ये डेड हो गई, इनको WBC ने मार दिया, आपस में ही मर गई, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये आपस में इनके ऊपर चार्ज नहीं है। आप सब जानते हैं, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, अगर मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज होता है तो वो दूर जाते हैं, चार्ज नहीं होता तो वो पास में आते हैं। तो ऐसे आकर ये जुड़ेंगी और जुड़ने से एक बड़ा सारा यहाँ पर गांठ जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। बहुत सारी डेड सेल्स आकर जुड़ेंगी, फाइबर्स की फॉर्म में जुड़ जाएंगी और ये गांठ जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। प्राइमरी स्टेज पे डॉक्टर इसको ट्यूमर बोलेगा, सेकेंडरी स्टेज पे डॉक्टर बोलेगा आपको ल्यूकेमिया हो गया, और थर्ड स्टेज पे चलते चलते डॉक्टर बोल देगा आपको ब्लड कैंसर हो गया है। तो WBC ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा भी डेंजर है कम भी डेंजर है, राइट। तो दोनों ही नहीं होना चाहिए, ओके। ये दोनों बात आपको याद रखना है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि ब्लड कैंसर कौन सी ब्लड सेल्स के इंक्रीज होने से होता है, WBC। ब्लड कैंसर जब ज्यादा होता है, ब्लड कैंसर होता है तो स्टेज को नाम क्या दिया जाता है, ल्यूकेमिया, ओके। हाँ, तो WBC, सौरभ तिवारी यू आर राइट बेटा। देखो WBC है, WBC का मतलब क्या है, सेल, और सेल के अंदर क्या होते हैं आप सबको पता है, लाइजोसोम्स होते हैं, मैम ने पढ़ाया है। और लाइजोसोम्स क्या करते हैं, इस सेल को फाड़ने का, इस सेल को मारने का काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको एक नोट डालकर एक पॉइंट लिखना है। नोट में क्या लिखना है, इन केस ऑफ HIV AIDS, in case of HIV AIDS WBCs are decreased। HIV AIDS के समय WBC की संख्या घट जाती है। ध्यान से सुनिएगा, मैम ने क्या बोला है, मैम ने ये नहीं बोला है कि WBC कम होने से HIV AIDS होता है, नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है कि जब HIV AIDS होता है तो WBC क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब जरा मैम ये कैसे होता है वो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, अब आपकी एक हेडिंग है HIV
AIDS। अब HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देती हूँ। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, डी लिखा है मैंने, आगे लिखना डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हिंदी में कोई अलग नाम नहीं होता। ह्यूमन का मतलब मनुष्य, इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और वायरस का मतलब विषाणु। वो विषाणु जो मनुष्य के शरीर में इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, इम्यून सिस्टम की कमी कर देता है, उस वायरस को आप HIV वायरस बोलते हैं। अगर आपने इसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस कर दिया, गलत हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब बात आती है एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। एड्स की फुल फॉर्म होती है मैम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। एक्वायर्ड का मतलब है वो बीमारी जो आपने एनवायरनमेंट से एक्वायर की है, इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, सिंड्रोम का मतलब क्या है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, ग्रुप ऑफ डिजीज। महेश शेखावत कह रहे हैं इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है, वो सिस्टम जिसके पास WBC होती है उसी को इम्यून सिस्टम बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो सिंड्रोम का मतलब क्या है, एक नया टर्म मिला है आपको आज, सिंड्रोम। देखिए सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिजीज। एक होता है डिजीज जिसको आप बोलते हैं बीमारी, एक होता है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिजीज, वो बीमारी जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं। मतलब सिंड्रोम का मतलब है बहुत सारी बीमारियां हैं वो एक साथ आ गई, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, किस किस का इलाज करवाऊं, किस किस का इलाज ना करवाऊं, और किस किस का इलाज होगा या किस किस का नहीं होगा, बहुत सारे लक्षणों के साथ बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं, उसको सिंड्रोम करके टर्म दिया जाता है, राइट। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये HIV जो वायरस है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। इन वायरस का परिवार होता है, इनका फैमिली होता है। अब आप सोच रहे होंगे फैमिली क्या, तो मैं बता देती हूँ कि फैमिली क्या है। तो फैमिली का मतलब है कुछ ऐसे वायरस हैं जो एक जैसे जिनके सिम्टम्स हैं, जो हमारे बॉडी में आएंगे तो हमें एक जैसी बीमारी करेंगे, तो उनकी एक फैमिली बना दी हमने। तो ये किस फैमिली में आते हैं आप बताओगे, ये रेट्रो फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका परिवार कौन सा है, रेट्रो फैमिली, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि सबसे पहले किस कंट्री में आया था। इन 1981 में USA में आया था ये वायरस, और इंडिया में कब आया था, इन 1986 में इंडिया में आया था। इंडिया में सबसे पहले कहाँ आया, तो आप बताओगे साउथ के साइड, केरला साइड में, केरला में आया था, सबसे पहले वहीं आया था, राइट। तो ये बात आपको 3 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं। पहला ब्लैक में भरो कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, रेट्रो फैमिली से। और इन USA में आया था सबसे पहले 1981 में, और 1986 में कब आया था, इंडिया में आया था, राइट। अब बात आती है कि इसके अंदर होता क्या है। अच्छा पहले इसके सिम्टम्स लिखते हैं हम कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको HIV एड्स है तो आपके अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, आपके अंदर लक्षण क्या क्या दिखेंगे। सबसे पहला आपका वजन कम हो जाएगा, आपका वजन कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। दूसरा आपके अंदर आपके स्टमक में दर्द होगा, स्टमक एक होगा, पेट के अंदर दर्द होगा। तीसरा भूख ना लगना, लॉस ऑफ डाइट या लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना। उसके बाद आपके बॉडी में ड्राइनेस आ जाएगी, सूख जाएगा आपका शरीर, स्किन के ऊपर से मतलब पूरी सुखावट सी आ जाएगी पूरी, ओके। उसके बाद आप याद रखेंगे कि नेक्स्ट इंसान को बहुत तेज बुखार रहेगा, बहुत दिनों तक, 1 महीना 2 महीना लगातार बुखार रहेगा। ये कुछ लक्षण हैं। देन आप डॉक्टर के पास जाओगे कि भाई मेरे में इतने सारे लक्षण आ रहे हैं, तो मुझे ज़रा बताइए कि क्या हो सकता है। डॉक्टर को अगर ये सिम्टम्स दिखेंगे, डॉक्टर एक टेस्ट करेगा HIV एड्स के लिए, जो इंडिया के अंदर क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये टेस्ट फ्री है। एलिजा टेस्ट किया जाता है इसके अंदर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ये टेस्ट
करेगा डॉक्टर। इस टेस्ट के थ्रू पता लगेगा। रेट्रो को बताऊं, रेट्रो बेटा इनकी फैमिली है। इस रेट्रो फैमिली में बहुत सारे वायरस हैं, ग्रुप है एक, जिनके एक जैसे सिम्टम्स हैं, और एक वायरस HIV वाला भी है, HIV भी है। ठीक है, ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। ठीक है, एलिजा टेस्ट करेंगे। एलिजा की हिंदी में कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, इंग्लिश में ही होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये आप बताएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि मैम HIV एड्स होता कैसे है। ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए, कॉमन क्वेश्चंस। HIV एड्स होता कैसे है? जब ब्लड से मिलना होता है तब ही HIV वायरस फैलता है। कहने का मतलब है अगर आपने HIV वायरस को आपको ग्रो करवाना है, HIV वायरस को अगर आपको किसी को करवाना है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ देनी है। इस वायरस का खाना क्या होता है? ब्लड। और ब्लड में ये क्या खाता है? आप बताओगे ये क्या खाता है? WBC। इसीलिए मैंने लिखवाया कि इन केस ऑफ HIV एड्स, WBCs आर डिक्रीज्ड। HIV एड्स के समय WBC की संख्या घट जाती है, क्योंकि HIV वायरस खून पिएगा, खून में से क्या खाएगा? आप बताओगे WBC खाएगा। तो जब खून से कांटेक्ट होता है, जब ब्लड से मिलता है, तब ही जाकर क्या होता है? आपका HIV एड्स फैलता है। अब इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं फैलने के, तो मैं आपको बता दूं 4 रीजन है इस दुनिया में, इसके अलावा कोई अलग रीजन नहीं है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला मदर टू चाइल्ड, माँ अपने बच्चे को खून देती है। यस, आप सबको पता है मम्मी अपने बच्चे को खून देती है। मम्मी और बच्चे के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को आप नाम क्या देते हैं? उसको नाम हम प्लेसेंटा देते हैं, जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं गर्भनाल। गर्भनाल सुना है ना, जो माँ और बच्चे के बीच में नाल बना हुआ होता है। डॉक्टर डिलीवरी के टाइम पर उसको कट कर देता है, बच्चा अलग मम्मी अलग। उस गर्भनाल का नाम क्या होता है? प्लेसेंटा। एक झिल्ली है प्लेसेंटा, इतनी पतली झिल्ली है जिसके थ्रू मम्मी के पेट से खून हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, खाना हो गया, ये सब बच्चे तक पहुंचता है। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन से ऐसे अगर मम्मी का खून है, इस मम्मी के खून में अगर HIV वायरस है, तो इस बेबी में भी आ जाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में आ जाएगा। राइट, चलो उसके बाद कृष्णा, आप बार बार क्यों कमेंट कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं मैम आपका क्लास पढ़ने के बाद NTPC के लिए अदर बुक पढ़ना पड़ेगा क्या? आप पहले पढ़िए तो सही यार, आपको पता लग जाएगा। प्लीज थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है? फिर बता दूंगी मैं कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने ज्यादा होंगे उतने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। दूसरा, आप बताओगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। मैम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है? मान लो मेरे बॉडी में HIV वायरस है, मैंने अपना खून कोई और इंसान है उसको दे दिया, मेरे खून में वो WBC खा रहा था, सामने वाले के खून में भी क्या खाएगा? WBC। मेरे खून में उसको खाना मिल गया, सामने वाले को भी खाना मिल गया, यहाँ था वहाँ चला गया, यहाँ से ग्रो कर गया वहाँ। तीसरा आप क्या बताओगे? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का मतलब है लैंगिक संपर्क से। सेक्सुअल कांटेक्ट का मतलब है स्पर्म के थ्रू ओवा के पास आना। लैंगिक संपर्क से जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो उस टाइम पर जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर क्या होती है? WBC, और वो स्पर्म के थ्रू ओवा के पास आ जाएगा, तो सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप बताओगे इसके अलावा नेक्स्ट हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, सेक्सुअल कांटेक्ट। हाँ, इन्फेक्टेड नीडल यूज करने से, इन्फेक्टेड नीडल यूज करने से, संक्रमित सुई यूज करने से। मान लो मेरे बॉडी में HIV एड्स है और मेरे को डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, सेम इंजेक्शन की नीडल आपको लगा दी, सेम इंजेक्शन की नीडल आपको लगा दी। मेरे बॉडी में वो WBC खा रहा था, आपके बॉडी में WBC खा जाएगा। बस ये 4 रीजन है इस यूनिवर्स में, इसके अलावा 5वां कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से HIV एड्स हो सकता है। कोई रीजन नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद ये है। ठीक है, इससे भी होता है। हाँ, ब्लड बैंक में अगर ब्लड पड़ा है, उसके अंदर किसी ने बाहर से लाके HIV वायरस डाल दिया और आपको वो खून चढ़ा दिया, तो आपको भी हो सकता है HIV एड्स। राइट, आप बता दोगे। और HIV एड्स होता है तो ये वायरस क्या खाएगा? खून में से क्या खाएगा? WBC। तो क्या कम हो जाएगा? तो WBC कम हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है।
HIV एड्स के बारे में। अब देखो HIV एड्स का कोई इलाज नहीं है। मैंने आपको बोला कि HIV एड्स में एस का मतलब क्या है? सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है उस इंसान में एक बीमारी नहीं है, उस इंसान में बहुत सारी बीमारियां हैं। सिंड्रोम का मतलब है उसमें क्लस्टर ऑफ डिजीज है। जिस इंसान में HIV एड्स है उसके अंदर उसको जुकाम, बुखार, सर्दी, खांसी, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मैम उसमें इम्यून सिस्टम की कमी है, और जब इम्यून सिस्टम की कमी है तो मैम बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आएगा, कोई भी संक्रमण आएगा और वो बीमारी कर देगा। तो आपने सुना होगा दूरदर्शन पे एक ऐड आता था, डीडी नेशनल पे, साथ खाना खाने से, साथ उठने से, साथ बैठने से, जूठा पानी पीने से, जूठा खाना खाने से HIV एड्स नहीं फैलता। अगर HIV एड्स को फैलाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? खून देना पड़ेगा। जब खून से मिलना होगा तभी HIV एड्स फैलेगा, अदरवाइज नहीं फैलता है। और अगर HIV एड्स है तो इसका कोई इलाज नहीं है, किसी भी कंट्री के पास कोई इलाज नहीं है। हमारे पास नहीं, इस यूनिवर्स में, इस संसार में किसी भी कंट्री के पास इसका इलाज नहीं है। अगर आपको HIV एड्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मरना ही पड़ेगा। हाँ, डिपेंड करता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल में आप सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर आपको एक दवाई तो देता है जो रेगुलर खानी है, एक ड्रग देता है जिसका नाम होता है एजिडोथाइमिडीन। इसका नाम है एजिडोथाइमिडीन। एक टैबलेट आती है, डेली खानी पड़ेगी आपको। ये कोई इलाज नहीं है HIV एड्स का, बट अगर आपने ये बीमारी ये खा लिया एजिडोथाइमिडीन, तो आपका थोड़ा सा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, कि HIV एड्स होता है मदर टू चाइल्ड प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, इन्फेक्टेड नीडल से। कौन सा टेस्ट? एलिजा टेस्ट। ठीक है, ठीक है, चलो इतना बता देंगे तो याद रखिएगा। HIV एड्स के समय क्या कम हो जाती है मैम? हमारी WBC कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि HIV वाला वायरस क्या खा जाता है? WBC खा जाता है। तो इतनी आपको WBC की वजह से बीमारियां पड़नी थी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा RBC कंप्लीट हो गया, हमारा WBC कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, यस ब्रजपाल सिंह, दिस इज लाइव क्लास। मैम ये इलाज का आविष्कार अब इंडिया में ही होगा। अच्छा, इंशाअल्लाह, भगवान करे ऐसा ही हो, इंडिया भी कहीं पहुंचे, कहीं आगे। नेक्स्ट लिखना है आपको प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है। जैसे हमने टर्म्स और जो आपने लाइंस RBC WBC में पढ़ी थी, वैसी की वैसी हमें प्लेटलेट्स में पढ़नी है। सबसे पहला, साइंस की लैंग्वेज में इनका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, आप बताओगे? इट इज ऑल्सो नॉन एज थ्रोम्बोसाइट्स। इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल भी, जब HIV एड्स होगा तो आपको रेगुलर बुखार रहेगा, रेगुलर बुखार रहेगा। मैम डेंगू में भी WBC डिक्रीज होती है क्या? नो, डेंगू में प्लेटलेट्स डिक्रीज होती हैं बेटा। ओके, चलो। सबसे पहले साउथ अफ्रीका में आया था, बट पहचान नहीं पाए थे लोग कि HIV वाला वायरस है क्या। बंदर में आया था सबसे पहले, बंदर से इंसान के खून में आया था। देन उसकी पहचान कब हुई? 1981 में, जब वो USA में आ गया था, तब पता लगा कि भैया ये HIV एड्स है। ठीक है मैम, HIV में किसकी जांच करते हैं? खून की जांच करते हैं बेटा। क्या करेंगे? आपका खून लेंगे और एक स्लाइड होती है, इस स्लाइड के ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स रखे हुए होते हैं। इसके ऊपर आपका खून डाला, अगर खून के अंदर HIV वायरस है तो वो इसके अंदर जो आपके एंजाइम होते हैं वो एंजाइम के ऊपर चिपक जाता है, और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे और देखेंगे कि एंजाइम के ऊपर चिपक गया वायरस, इसका मतलब इसमें वायरस है। ठीक है, प्लीज अब नहीं, ठीक है, बार बार में मत करिए। किस आदमी को हुए थी? कुछ भी क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ भी एक क्वेश्चन मत पूछो। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर फालतू के नॉनसेंस, जितने डाउट होते हैं वो मैं अपने आप बता देती हूँ, ये फालतू के क्वेश्चंस यहाँ पर मत पूछो। ठीक है, चलिए। थ्रोम्बोसाइट्स, देखो थ्रोम्बो का मतलब होता है साइंस में ब्लड का क्लोट होना, रुधिर का थक्का जमना, और इसका साइट का मतलब क्या बताया था? सेल। वो सेल्स जो ब्लड का क्लोट करवाती हैं, जो रुधिर का थक्का जमाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए? आप बताओगे? लड़का और लड़की में इक्वल होती हैं। लास्ट क्लास में बताया था RBC मिलियंस में होती हैं, WBC हजारों में होती हैं, प्लेटलेट्स लाखों में होती हैं। ठीक है, कितनी लाख होती हैं? आप बताओगे 4.5 to 5.5 लाख
लैक्स पर 100 ml HB 100 मिलीलीटर हेमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 लाख होनी चाहिए। अब बात आती है ये कहाँ बनते हैं? मैम जहाँ खून बनता है वहीं तो प्लेटलेट्स बनेंगी और खून कहाँ बनता है मैम? बोन मैरो में बनता है। लंबी लंबी हड्डियों के बीच में जो खोखला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं, अस्थि मज्जा। तो ये भी कहाँ बनेंगी? बोन मैरो में बनेंगी। अब एक क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है? आप बताओगे 600:1:40। ठीक है, अगर आरबीसी 600 है तो डब्ल्यूबीसी 1 और प्लेटलेट्स 40 होनी चाहिए। अब कभी घुमाकर पूछ ले आरबीसी प्लेटलेट्स का रेशियो क्या है, क्या हो जाएगा? 600:40 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने दिन तक सरवाइव करती हैं ये, इनका जीवन काल कितना होता है? आप बताओगे 8 to 10 डेज, 8 से 10 दिन तक सरवाइव करती हैं ये। ठीक है, देन क्या होती है? ये मर जाती हैं। और डेड कहाँ होती हैं? आप बताओगे ये खून के अंदर ही मर जाती हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर ही मर जाती है, जस्ट लाइक डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट, इनका रीजनरेशन कहाँ होता है? ये वापस रीजनरेट कहाँ होती हैं? इनका पुनः निर्माण कहाँ होता है? जहाँ मरी हैं वहीं तो वापस बनेंगी, और कहाँ मरी हैं तो आप जानते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, इतनी बातें आपको बतानी है। नेक्स्ट आप बताएंगे प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक किसमें नहीं था? एक मैच्योर आरबीसी में, मैमल्स में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं, बहुत सारी बुक्स में गलत लिखा हुआ होता है कि प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। आपको याद रखना है होता है। होता है मतलब होता है। ठीक है, क्यों क्या को कुछ नहीं। ठीक है, ये आपको इतने सारे पॉइंट याद रखने हैं। इनको मेडिकल लैंग्वेज में थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ब्लड का क्लोट करवाती हैं, रुधिर का थक्का जमाती हैं, और कैसी होती है? राउंड होती हैं, राउंड गोल आकार की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे कितनी होनी चाहिए? लाखों में। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का रेशियो पूछे, इतना। कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। कितना दिन सर्वाइव करती हैं? 8 से 10 दिन। कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ होता है कि प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन 1 से 1.5 वीक का होता है, तो हो तो गए 1 से 1.5 वीक, है ना? ठीक है, और डेड कहाँ होती हैं? ब्लड में। रीजनरेशन इज ऑल्सो इन ब्लड। फिर पूछे केंद्रक होता है? यस होता है, बट आरबीसी में नहीं होता है। आकार गोलाकार की। अब बात आती है मैम इनका काम क्या होता है, तो आप लिखोगे इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है। अब मैम ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, तो लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। जब आपको कभी चोट लगती है तो चोट लगने के बाद क्या होता है, तो चोट लगने के बाद मैम हमारी ब्लीडिंग होती है, हमारा खून बाहर निकलता है, और थोड़ी भी देर के बाद 4 से 5 मिनट के बाद मैम ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि मैम जहाँ चोट लगी थी वहाँ पर ब्लड का क्या बन जाता है? क्लोट बन जाता है। तो प्लेटलेट्स देखो, आरबीसी का काम क्या था? ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या था? इम्यून सिस्टम बनाना, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करना। ठीक है, तीसरा आप क्या बताएंगे कि आपकी प्लेटलेट्स हैं, इसका काम क्या होता है? ब्लड का क्लोट करवाना, ब्लड का क्लोट करवाना। यस सोमवीर, यू आर लाइव। ठीक है, तो ब्लड का क्लोट करवाना। अब क्यों करवाती है? क्योंकि इनके पास ब्लड क्लोटिंग वाले फैक्टर होते हैं। ये कौन है? ये फालतू के मैं कमेंट सेक्शन बंद करवा दूंगी अमित, ठीक है ना? मैम 2 क्लास ले लो, कितनी बार बोलेंगी मैम? कह तो दिया ले लूंगी। पहले एक और ये तो पढ़ी नहीं जा रही तुमसे। 2 क्लास का कमेंट टाइप कर रहे हो यहाँ पर। क्लास कब लेनी है, कैसे लेनी है, 2 लेनी है, 1 लेनी है, वो मेरे पे छोड़ दो। आप लोग मत मैनेजमेंट बनो, ठीक है? जब क्लास होती चुपचाप पढ़ाई करो, बस तुम्हारा काम पढ़ना है। और जिस दिन नहीं होती है तो ट्रस्ट करो कि मैम आपका कोई नुकसान नहीं करवाऊंगी मैं। ये क्या है? केमिस्ट्री की क्लास कब होगी? बायो पढ़ाओ तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ाओ तो बायो, कुछ भी है यार। अब मनीष कुमार बोल रहे हैं प्लेटलेट्स कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? अरे तो रुक तो जाओ, पहले मुझे पढ़ाने तो दो। पहले दिन ही आप मतलब ऐसे करने लग गए यार। इतने बेवकूफ मत बोलो यार, थोड़ा कॉमन सेंस रखो यार। मनीष कुमार आप मुझसे आगे चलेंगे क्या? आप ही पढ़ा दो यहाँ आके। हाँ, कमेंट सोच समझ के करें। आपके पास मोबाइल है, आई नो, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ आपकी ना फोटो है ना नाम भी होगा, तो वो गलत नाम होगा आपका यहाँ ना।
तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट मत कीजिए। और बार बार बच्चा बोले मेरा कमेंट देखो, मेरा कमेंट देखो। मैं ये बार बार कमेंट अगर रिप्लाई करूँगी तो एक ही काम होगा, चलो मैं कमेंट ले लेती हूँ, पढ़ाती नहीं हूँ। फिर बोलते हैं मैम गुस्सा करती हैं। आप मेरी जगह आकर 5 मिनट सर्वाइव करके देखो, नहीं कर सकते आप। प्लीज़ कमेंट मैंने बोला है लास्ट की 10 मिनट में आपके डाउट लूंगी, उससे पहले मुझे कोई कमेंट नहीं दिख जाना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि इससे मैं जो टीचर है वो डिस्ट्रैक्ट होता है और टीचर क्या क्या ही पढ़ा देता है। फिर मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। आशीष कुमार बोल रहे हैं हर्पिस क्या है, तो रुक जाओ आशीष कुमार, हर्पिस डिजीज का चैप्टर है, वो डिजीज में आता है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस यहां नहीं है। इतना क्यों एडवांस चल रहे हो, सारा ज्ञान तुम लोगों के पास ही है क्या? मैं कमेंट सेक्शन बंद करवा दूंगी हमेशा के लिए, कुछ भी। एनटीपीसी के लिए टेस्ट पेपर लेकर आना, तो मेरा बैच चल रहा है बेटा, आप बात कीजिए उनसे। एनटीपीसी के लिए ऑलरेडी टेस्ट पेपर का बैच चल रहा है। कंटेंट पे फोकस करो, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। केमिस्ट्री की नहीं हो रही, मैं सब पढ़ाऊंगी। आप लोग शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, पर मैं पहली बार नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपने आप करवा दूंगी, नुकसान आप लोगों का होगा। मैं तो यहाँ पर बात करके 2 घंटे में से 1 घंटा बात करके चली जाऊंगी आप लोगों से, टाइम पास करके। नुकसान आप लोगों का है, ठीक है, मेरा नहीं है। तो प्लीज अपना नुकसान ना करवाएं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में मैं खुद आपको बोलूंगी कि बताइए क्या डाउट है आपके। जितने डाउट होंगे सब मैं लेकर जाऊंगी, ठीक है। जितने आप बोलोगे ना मैम ये डाउट है, अब बेटा आप पूछ रहे हो मेरे से, मैं पढ़ा रही हूँ आपको ब्लड, आप मुझसे पूछ रहे हो हर्पिस क्या होता है, तो बेटा हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस डिजीज का चैप्टर है। जिस दिन मैं आपको डिजीज पढ़ा दूं उस दिन मैंने ये नहीं पढ़ाया तो आपका कमेंट बनता है, उससे पहले कमेंट नहीं बनता है आपका, ठीक है बेटा। तो लास्ट में कमेंट 10 से 15 मिनट में मैं सिर्फ कमेंट लूंगी। हाँ, अगर चैप्टर के कुछ जेन्युइन से कमेंट है वो मैं ले लूंगी, और मुझसे आगे मत चला करें आप कि ये बता दो वो बता दो। आराम से पढ़ो, कंटेंट का नुकसान मत करवाओ, अपना भी और मेरा भी, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं होना है, ना आपको करना है ना मुझे अपने आप को करना है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि प्लेटलेट्स क्या करवाती हैं मैम? ब्लड का क्लोट करवाती हैं, क्योंकि मैम प्लेटलेट्स के पास ब्लड क्लोटिंग वाले फैक्टर होते हैं। वो सारी चीज़ें जो ब्लड का क्लोट करवाने के लिए चाहिए आपको, वो सारी किसके पास होती हैं? वो प्लेटलेट्स के पास होती हैं। किसके पास? वो प्लेटलेट्स के पास होती हैं, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रुधिर का मतलब खून, थक्का का मतलब क्लोट, थक्का जमाने वाले कारक। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें ब्लड का क्लोट करवाने के लिए चाहिए? तो देखिए जरा क्या क्या चाहिए हमें सबसे पहला चाहिए कैल्शियम। हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है, आप सब जानते हो कहाँ कहाँ कैल्शियम होता है मैम? हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है मैम, हमारी मांसपेशियों में कैल्शियम होता है मैम, हमारे बालों में कैल्शियम होता है मैम, हमारे नाखूनों में कैल्शियम होता है। बट आज के बाद कोई आपसे पूछे कि कैल्शियम कहाँ होता है, आप बताओगे हमारे खून में भी कैल्शियम होता है, क्योंकि ये चारों तो कोई भी बच्चा ही बता देगा कि यहाँ पर कैल्शियम होता है। बट आप बताओगे कि हमारे खून में भी कैल्शियम होता है। और खून का कैल्शियम क्या करवाता है? आप बताओगे ब्लड का क्लोट करवाता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ का कैल्शियम ब्लड क्लोटिंग करवाता है, तो आप क्या बताओगे? ब्लड वाला कैल्शियम ब्लड का क्लोट करवाता है। दूसरा, हमें चाहिए एक विटामिन। कौन सा विटामिन करवाता है क्लोट? सब जानते हैं विटामिन के इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। इस साल आरआरबी जेईई का किसी भी शिफ्ट का, आंख बंद करके किसी भी शिफ्ट का पेपर निकाल लो, हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्या कौन सा विटामिन ब्लड क्लोट करवाता है? विच विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग, या कौन से विटामिन की कमी से ब्लड का क्लोट नहीं होगा। इस क्वेश्चन को बहुत बार घुमा घुमा कर पूछा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन के, ये भी कहाँ होगा? खून की बात हो रही तो किस में होगा? खून में ही होगा, ठीक है। तीसरा, आपको कुछ चाहिए प्रोटीन्स, जिन प्रोटीन्स को आप ब्लड प्रोटीन का नाम दे सकते हैं। कौन कौन से? याद करो, प्लाज्मा वाली क्लास मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन्स क्या करवाते हैं? ब्लड का क्लोट करवाते हैं। कौन कौन से थे? लिखूं यहाँ पर? यस मैम लिखो। नंबर 1 इज थ्रोम्बिन प्रोटीन, नंबर 2 इज प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन था मैम, नंबर 3 पे कौन सा था? फाइब्रीन प्रोटीन था, नंबर 4 पे कौन सा था? फाइब्रिनोजन प्रोटीन था। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन था। ये 5 प्रोटीन मिलेंगे और विटामिन के मिलेगा और ब्लड वाला कैल्शियम मिलेगा और आपके खून का क्या बन जाएगा? क्लोट बन जाएगा। ब्लड का क्या बन जाएगा?
क्लोट बन जाएगा, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। और इनमें से मेन प्रोटीन कौन सा था मैम? आपने बताया था फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज द मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोट करवाने के लिए मेन प्रोटीन कौन सा होना चाहिए हमारे बॉडी में? फाइब्रिनोजन, या इसको हिंदी में फिब्रिनोजन भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें मिलेंगी और ब्लड का क्लोट बन जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है क्लोटिंग से कि क्लोटिंग में टाइम कितना लगता है? क्लोटिंग टाइम कितना होता है? आप बताओगे नॉर्मली 3 से 5 मिनट होती है। क्लोटिंग होती कहाँ है? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है हमारे बॉडी में जो बाहर की साइड खून निकल रहा है वो खून जम जाता है। ठीक है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए, बाहर की तरफ, बाहरी ओर। ठीक है, आउटसाइड। 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब बात आती है क्लोटिंग होता कैसे है, कैसे होता है। तो 3 रिएक्शंस होती हैं नॉर्मली क्लोटिंग की। देखिए, मान लो ये कोई एक धमनी या एक कोई सिरा है। आप सब जानते हैं, ये बड़ी बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, कि यहाँ पर इन धमनियों सिराओं में मैम ऐसे खून जा रहा है। खून कहाँ बहता है हमारे बॉडी में? कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये बात नहीं जानता होगा कि यहाँ पर ऐसे खून बह रहा है। अब मैंने कहा मुझे चोट लगी, ये आर्टरी बीच में से कट गई, ये आर्टरी बीच में से कट गई। ठीक है, अब क्या होगा मैम? जो खून यहाँ था वो बाहर ऐसे निकल जाएगा मैम ब्लीडिंग हो रही है। अगर खून निकल रहा है तो क्या क्या निकल रहा है? ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। अब 3 से 5 मिनट तक तो भैया बहुत ब्लीडिंग होगी, बहुत खून निकलेगा। उसके बाद क्या होगा? तो देखो, उसके बाद इस जगह पर एक केमिकल बनेगा। कौन सा? आप बताओगे। यहाँ पर एक थ्रोम्बोक्सिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा आप बताओगे? जैसे चोट लगेगी उसके 3-4-5 मिनट के बाद थ्रोम्बोक्सिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड बनेगा। और ये केमिकल कंपाउंड क्या करता है? जो आपका प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। तो चोट लगने के बाद 3 से 5 मिनट के बाद सबसे पहला केमिकल रिएक्शन क्या हुआ मैम? एक केमिकल कंपाउंड बना। तो कौन सा? थ्रोम्बोक्सिन नाम से। अब ये थ्रोम्बोक्सिन क्या करेगा मैम? जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? आप बताओगे, इधर विजिबल हो रहा है ना? हाँ, उसको किस में? तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? जो हमारा फाइब्रिनोजन प्रोटीन है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। और ये फाइब्रिन क्या करता है? ये बहुत सारा, हाँ, फाइब्रिन क्या करेगा? जो खून है जो बाहर निकल रहा था उस खून को ऐसे ब्लीडिंग रुक जाएगी और इस जगह ऐसे आपके खून का एक क्लस्टर बन जाएगा। ऐसे खून जम जाएगा एक जगह और उसी जमे हुए खून का हमने क्या नाम दे दिया कि ब्लड का क्लोट बन गया और आपकी जो ब्लीडिंग हो रही थी वो वहीं पे रुक गई। ठीक है, ये फाइब्रिन क्या करेगा? ये बहुत सारे खून को ऐसे जमा देगा, ऐसे मैसी हो जाएगा, ऐसे फाइबर्स की फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे क्लस्टर बन जाएगा। किसने बनाया? फाइब्रिन ने बनाया। राइट, 3 रिएक्शन हुई। पहला रिएक्शन कौन सा केमिकल कंपाउंड बना? थ्रोम्बोक्सिन बना। दूसरा, थ्रोम्बोक्सिन ने क्या किया? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। थ्रोम्बिन ने क्या किया? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। अच्छा, ये फाइब्रिनोजन है ना, वो एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब आप जानते हैं बहुलक होता है। बहुत सारी एकलक इकाइयों से बहुलक बनता है और इसकी एकलक इकाई क्या है? मोनोमर। फाइब्रिन जो होता है वो मोनोमर है, वो एकलक है, जबकि फाइब्रिनोजन एक बहुलक है। एकलक इकाई बहुत सारी जुड़ेंगी तब आपका फाइब्रिनोजन पॉलीमर बनेगा, तब आपका फाइब्रिनोजन पॉलीमर बनेगा। बहुत सारा फाइब्रिन जुड़ेगा और जुड़कर ब्लड का क्लम्प कर देगा, ब्लड का क्लोटिंग कर देगा, ब्लड को क्लस्टर की फॉर्म में ले आएगा और जो खून बाहर निकल रहा था वो वहीं पे रुक गया, वो वहीं पे रुक गया। ये होता है आपका क्लोटिंग का पूरा प्रोसेस। और कौन करवाता है? प्लेटलेट्स करवाता है। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा। क्या लिखा? मैम ने लिखा कि क्लोटिंग कहाँ होती है? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या है? जहां पर चोट लगी है वहां पर। ये कौन सा पार्ट है? जहां पर चोट लगी है वहां पर। अगर अंदर की साइड है मैम, इस धमनी और सिरा में क्लोट बन गया, ये लो ऐसे ऐसे
ऐसे। मैम आप कह रही हो कि हमारे खून के अंदर क्लोटिंग का काम कौन करवाते हैं? ये 3 चीज करवाती हैं। तो मैम ये आउटसाइड क्यों करवाती हैं क्लोटिंग, अंदर की साइड खून को क्यों नहीं जमाती? भैया खून में तो ये सारी चीजें, तो कभी अंदर ही ब्लड का क्लोट क्यों नहीं जमता? ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका कि अगर इतनी सारी चीजें खून के अंदर ही हैं तो कभी अंदर ही क्लोट क्यों नहीं जमता? चोट लगती है तभी ब्लड की क्लोटिंग क्यों होती है, तभी खून क्यों जमता है, अंदर की साइड क्यों नहीं जमता? क्योंकि हमारे बॉडी में एक एंटी क्लोटिंग फैक्टर पाया जाता है, एक एंटी क्लोटिंग फैक्टर पाया जाता है। ध्यान से सुनना, ये ब्लड क्लोटिंग वाले फैक्टर हैं जो क्लोट करवाते हैं, और ये क्या है? जो अंदर की साइड ये जो क्लोट बनाया है इसको जमने से रोकने वाला क्लोटिंग, रोकने वाला फैक्टर। ये इसको स्टार कर लेना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि कौन सा एक प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में ब्लड का क्लोट नहीं करवाता है। आप बताओगे एंटी क्लोटिंग प्रोटीन, एंटी क्लोटिंग फैक्टर इज प्रोटीन। और कौन सा प्रोटीन? आप नाम बताओगे उसका, हिपैरिन। ये तो क्लोट करवाते हैं और ये क्लोट नहीं करवाता है। और ये हिपैरिन कौन बनाता है? हमारा लीवर बनाता है, हमारा यकृत बनाता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कौन सा प्रोटीन मनुष्य के ब्लड को अंदर ही जमने से बचाता है? हिपैरिन। उसका निर्माण कौन करता है? लीवर, यकृत करता है। ठीक है, एंटी क्लोटिंग प्रोटीन इज हेपरिन या हिपैरिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, लीवर। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम खून में हिपैरिन भी है, खून में ये सब भी है ना, ब्लड के अंदर ये भी है, ये भी है। आप कह रही हो खून जमता बाहर की साइड है, तो अंदर की साइड क्यों नहीं जमा? हिपैरिन ने नहीं जमाया, तो फिर बाहर की साइड क्यों जम जाता है ना? क्योंकि जब बाहर निकल गया खून, वो थोड़ी इन आर्टरीज वेन से बाहर आ गया, तो ये जो हिपैरिन है ये डीएक्टिवेट हो जाता है। आउटर टेम्परेचर पे ये डीएक्टिवेट हो जाता है ताकि ये सब एक्टिवेट हो जाए, और ये एक्टिवेट होंगे तो क्या बनेगा? ब्लड का क्लोट बनेगा। जैसे देखो यहाँ पर रुखसार कह रहे हैं, यस मैम एमटीएस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ये हिपैरिन हर साल आता है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, ये अंदर की साइड क्लोट नहीं बनने देगा और ये बाहर की साइड बनाएंगे। अब बताओ कुछ दिक्कत हो तो यहाँ तक सारा याद कर लोगे? इतना सारा राम गाथा सब याद करनी है आपको। चलो अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर आपके बॉडी में हिपैरिन की कमी हो जाए तो क्या करना चाहिए हमें? देखो, अगर आपके बॉडी में किसी दिन हिपैरिन की कमी हो जाएगी तो अब आपको क्या होगा? अगर हिपैरिन की कमी हुई तो मैम ब्लड का क्लोट प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाएगा और हमारा खून बाहर निकल जाएगा, है ना? बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी हमारी। मैम ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे कि भैया आप में हिपैरिन की कमी हो चुकी है, क्योंकि आपका लीवर या तो खराब है या कुछ भी रीज़न है, XYZ जो भी रीज़न है जिसकी वजह से आपके बॉडी में हिपैरिन का अमाउंट कम हो गया है। तो अब डॉक्टर क्या करेगा? आपको आर्टिफिशियल हिपैरिन देगा। क्या देगा? आर्टिफिशियल हिपैरिन, कृत्रिम हिपैरिन देगा आपको। क्या देगा? कृत्रिम हिपैरिन देगा। अब ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल हिपैरिन किस फॉर्म में होता है? आप बताओगे वो हीरोडीन होता है। क्या नाम होता है उसका? हीरोडीन। डॉक्टर आपको हीरोडीन देगा। हो सकता है इसकी मेडिसिन दे, हो सकता है इसकी क्या दें आपको, इसकी दवाइयाँ दें, इंजेक्शन लगाए। और ये हीरोडीन कहाँ से मिलता है? आप बताओगे इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवा ऑफ लीच। लीच जानते ना, लीच, जोंक के लार में मिलता है। ये जोंक के लार में मिलता है। जोंक के लार में क्या होता है? हीरोडीन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब हेपरिन कम हो जाता है तो हमें हीरोडीन देते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि ब्लड बैंक आप सब जानते होंगे, ब्लड बैंक में रुधिर को, ब्लड को जमने का मतलब ब्लड क्लोट, जमने से बचाने के लिए कौन कौन से
केमिकल यूज में लिए जाते हैं। ये तो कब देगा, जब हमारे बॉडी में हेपरिन की या हेपेरिन की कमी होगी, तब हमें ये दिया जाएगा। बट आपसे पूछे कि जब ब्लड बैंक में खून ना जमे, नहीं जमने के लिए क्या दिया जाता है, आप बताओगे दो केमिकल। पहला होता है कैल्शियम सिट्रेट। कैल्शियम सिट्रेट, या तो डॉक्टर उसके अंदर कैल्शियम सिट्रेट डालेंगे या डॉक्टर उसके अंदर सोडियम ऑक्जिलेट डालेंगे, या डॉक्टर क्या डालेंगे उसमें, सोडियम ऑक्जिलेट। ये दोनों वही काम करते हैं जो काम कौन करता है, हमारा हेपेरिन करता है। आपसे एग्जाम में पूछे हमारे बॉडी में ब्लड का क्लॉट जमने से बचाने के लिए कौन सा प्रोटीन, हेपेरिन। हेपेरिन की कमी हो जाए तो क्या दिया जाएगा, हीरोडिन। ब्लड बैंक में कैल्शियम सिट्रेट एंड सोडियम ऑक्जिलेट। बेटा इतना ज्ञान कहीं नहीं मिलने वाला है। कौन पूछ रहा था ये कौन सी बुक्स पढ़े, तो पढ़ लेना बुक्स, मिल जाएगा आपको इतना, है ना। चलो, इतनी बातें आपको प्लेटलेट्स में याद रखनी थी। अब बात आती है कि अगर हमारे बॉडी में मैम प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी या ज़्यादा हो जाएंगी तो हमें क्या हो जाएगा। अगर प्लेटलेट्स कम हो गई तो क्या हो गया, और अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो। अगर आपके बॉडी में जो मैंने क्वांटिटी लिखवाई है उस क्वांटिटी से किसी दिन आपके बॉडी में प्लेटलेट्स रिड्यूस हो गई, बिंबाणु कम हो गई, कमी हो गई इनकी, ऑब्वियस बात है मैम जब कमी होगी तो मैम अगर हमें चोट लग जाएगी तो चोट लगी तो क्या नहीं बनेगा, ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। और अगर ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा तो मैम ब्लीडिंग होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, खून निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। तो आप बताओगे नो ब्लड क्लॉटिंग। जब हमें चोट लगेगी तो हमारा ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपसे एक बच्चे ने पूछा था कि अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएंगी मैम तो क्या हो जाएगा, तो उस स्टेज को डॉक्टर बोलता है थ्रोम्बोसाइट्स हो गया। आपको क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, देखो थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है। इतनी ज़्यादा प्लेटलेट्स बन गई हैं, इतनी ज़्यादा प्लेटलेट्स बन गई हैं कि आपके खून का अंदर ही क्लॉट जम जाता है। आपकी जो धमनियों सिराओं में खून था वह अंदर ही जमने लग जाता है। उस स्टेज को डॉक्टर क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। कैसे, देखो मान लो ये आपकी एक धमनी है, इसके अंदर ऐसे खून जा रहा था, है ना, बट मैंने कहा इनके इस खून के अंदर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा हुई, ये लो भैया खून जम गया। अब खून जमेगा तो ये जो हमारी नसें हैं, ये जो नस है, इनके ऊपर प्रेशर डलेगा और ये नस फट जाएंगी। अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं नसें फटना। सुना होगा ना, फलाने इंसान की नस फट गई, उसके अंदर ही क्लॉट जम गया, ब्रेन के अंदर खून जम गया, मर गया वो। तो जब आपके बॉडी के अंदर ही क्लॉटिंग होता है, क्लॉटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, उस स्टेज को आप क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोब्लास्टिस। मैंने कहा था क्लॉटिंग कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड। अगर अंदर ही जम गया, प्लेटलेट ज़्यादा होगी, हेपरिन कम हो गया, तो अंदर ही आपकी नसें फट जाएंगी, अंदर ही आप मर जाओगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ना कम ना ज़्यादा। इसके अलावा मैं आपको एक तीसरी बीमारी बताऊं जो आपको यहाँ पढ़नी है। 3 नंबर की बीमारी है एक हीमोफीलिया। क्या नाम है, हीमोफीलिया। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि एक हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी का नाम होता है रॉयल डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, रॉयल डिजीज। हिंदी में बोलते हैं इसको शाही बीमारी। देखो बीमारियां भी रॉयल होती हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले रॉयल फैमिली में हुई थी। किसमें, आप बताओगे, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में सबसे पहले हुई थी। रानी विक्टोरिया के परिवार में सबसे पहले हुई। तो क्वीन विक्टोरिया रॉयल फैमिली में, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, तो हमने इसको क्या बोल दिया, तो इसको हमने रॉयल डिजीज बोल दिया। इस बीमारी में क्या होता है, पहली बात तो ये बीमारी जो है वो एक जेनेटिक डिजीज है। क्या है वो, एक जेनेटिक डिजीज है, आनुवांशिक रोग है। हाँ जी, आनुवांशिक का मतलब क्या होता है, आनुवांशिक का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली। आपके नानी में थी, आपकी मम्मी में, आपकी मम्मी में थी, आप में आ गई, आपसे आपके बच्चों में, आपके बच्चों के आपके बच्चों में, है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास होने वाली, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो बीमारियां ट्रांसफर होती हैं उनको आप जेनेटिक या आप आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं। नेक्स्ट, इस बीमारी का नाम होता है क्रिसमस फैक्टर डिजीज। इसको बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर
कारक, क्रिसमस कारक डिजीज, क्रिसमस कारक डिजीज, क्योंकि सबसे पहले जिस बंदे में हुई थी उसको, जब सबसे पहले जिस बंदे में हुई थी उसमें सबसे पहले किस दिन को ये डिस्कवर की गई थी? 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? क्रिसमस बनाते हैं। इसलिए इसका नाम क्रिसमस फैक्टर डिजीज भी बोल दिया, क्रिसमस कारक बीमारी भी बोल दिया। अब इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में इंसानों की जो सेल्स हैं उनमें जेनेटिक तरीके से, जेनेटिकली कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है और प्रॉपर तरीके से इंसान की जो प्लेटलेट्स हैं वो बन नहीं पाती हैं, वो बिल्कुल भी बन नहीं पाती हैं। और जब बनेंगी नहीं तो आपको पता है कि अगर ऐसे इंसानों को कभी चोट लगेगी तो उस इंसान का खून बाहर बहुत निकल जाएगा, सारा खून बाहर निकल जाएगा। और जब खून बाहर निकल जाएगा तो आपको पता है कि उस इंसान की डेथ हो जाएगी, क्योंकि खून किसको सर्कुलेट करता है मैम? ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। आपसे पूछे रॉयल बीमारी, हीमोफीलिया। किस बीमारी में ब्लड का क्लॉट नहीं बनता? हीमोफीलिया। किस बीमारी में प्लेटलेट्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती हैं? हीमोफीलिया। किस बीमारी को क्रिसमस फैक्टर डिजीज कहा जाता है? क्रिसमस कारक बीमारी, हीमोफीलिया। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में कौन सी बीमारी हुई थी? हीमोफीलिया। ठीक है। या पूछे कौन सी ब्लड सेल्स में खराब होने से हीमोफीलिया होता है? कौन सी? प्लेटलेट्स। ये 3 बीमारी पढ़नी थी आपको, किस में? प्लेटलेट्स में पढ़नी थी। अब नेक्स्ट आपको एक पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट बनता है इन केस ऑफ डेंगू एंड मलेरिया प्लेटलेट्स आर डिक्रीज्ड। डेंगू और मलेरिया के समय प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। डेंगू और मलेरिया के समय प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। देखो, मैंने ये बोला है कि डेंगू मलेरिया के टाइम पर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। मैंने ये नहीं बोला है कि प्लेटलेट्स कम होने से डेंगू मलेरिया हो जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब HIV एड्स होता है तो WBC क्या होती है? कम। मैंने ये नहीं बोला था कि WBC जब कम है तो HIV एड्स हो जाएगा। नहीं, दोनों अलग अलग सेंटेंस है। जब डेंगू मलेरिया होता है तो आपकी क्या कम हो जाती हैं? प्लेटलेट्स हो जाती हैं। ठीक है, चलो। डेंगू को हिंदी में बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ने वाली बुखार। मलेरिया को मलेरिया बोलते हैं। अब बात आती है मैम ऐसा क्यों होता है? जरा ध्यान से सुनो। पहला साइंस में एक टर्म पढ़ोगे आप, पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक। वो मेन बीमारी नहीं, वो मेन इन्फेक्शन जिसकी वजह से आपको बीमारी होती है। एक होता है पैथोजन, वो मेन बाहर से आया हुआ इन्फेक्शन जिसकी वजह से आपको बीमारी होती है। और पैथोजन जिसके अंदर रहता है उसको आप बोलते हैं वेक्टर, वाहक। वाहक। आप सबको पता है कि किसके काटने से आपको डेंगू होता है? मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर? आप बताएंगे फीमेल एडीज इजेप्टी। कौन सा मच्छर? फीमेल एडीज इजेप्टी। अब ये मच्छर, इस मच्छर के अंदर कौन सा वायरस रहता है? आप बताओगे अरबो वायरस। तो बेसिकली आपको डेंगू मच्छर के काटने से नहीं होता है, डेंगू अरबो वायरस की वजह से होता है। बट ये बदकिस्मत है आपका मच्छर, कौन सा? मादा मच्छर, जिसके अंदर ये रहता है। तो आपको मच्छर ने काटा, मच्छर काटा, उसने खून पिया, तो आपके खून के अंदर क्या आ गया? अरबो वायरस। और ये अरबो वायरस क्या खाता है? आप बताओगे प्लेटलेट्स। इसका खाना क्या होता है? इसका फूड क्या होता है? प्लेटलेट्स। इसीलिए मैंने बोला कि डेंगू मलेरिया के टाइम पर क्या कम हो जाती हैं? प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, क्योंकि डेंगू वाला वायरस किसको खा जाता है? प्लेटलेट्स को खा जाता है। राइट। अब आइए मलेरिया पर। अब अगर पूछे मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया में पैथोजन कौन है, मलेरिया में मेन बीमारी करने वाला पैथोजन कौन है? आप बताओगे मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। अब ये प्रोटोजोआ क्या बवाल है, ये आगे समझ में आएगा आपको। अभी छोड़ दो, अभी तो बस आप लिख के छोड़ दो। प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। अब भैया इस प्लाज्मोडियम किसके अंदर रहता है? वो इसका वेक्टर हो जाएगा।
वो इसका वाहक या इसका होस्ट हो जाएगा। किसके अंदर रहता है आप बताएंगे? फीमेल एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज। इसीलिए आपको फीमेल एनाफ्लीज मच्छर ने काटा तो आपके खून में गया और खून में जाते ही प्लाज्मोडियम आ गया, और प्लाज्मोडियम का खाना क्या होता है? प्लेटलेट्स। और इसीलिए आपकी प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी? कम। इसीलिए कहा जाता है कि डेंगू मलेरिया के टाइम पर क्या कम हो जाती हैं मैम? प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। आज के बाद कोई आपसे पूछे, आईबी के पेपर में आया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था कि क्या क्या आया था, हाँ, कि डेंगू किसके कारण होता है। वहां पर ऑप्शन में ये भी था, ये भी था, बट आपका आंसर की में सही आंसर क्या था? अरबो वायरस। ये तो बेचारा बेकसूर है, इसके तो अंदर खुद के अंदर रहता है अरबो वायरस, है ना। ये तो इसका वेक्टर है, ठीक है, याद रखिएगा, ये तो इसका क्या है? वेक्टर है। चलो दोनों बता देंगे। नेक्स्ट चलें अब। हो गया ये आपका आरबीसी कंप्लीट, डब्ल्यूबीसी कंप्लीट एंड प्लेटलेट्स कंप्लीट हो गई। इतनी बातें आपको ब्लड के अंदर पढ़नी थी। आपके ब्लड का कंपोजिशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सर अभी तक पढ़ा रहे हैं एसके यादव सर? चलिए, तो ये आपका ब्लड का एक पार्ट कंप्लीट हो गया आज। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्रुप। अरे यार ब्रिजपाल सिंह, आप कितनी देर से पूछ रहे हैं लाइव क्लास है क्या? यस बेटा, ये लाइव क्लास है। सर तो लगे पड़े हैं, रोको सर को, लगे पड़े हैं। ठीक है, चलो। चलो ठीक है, अब हमें पढ़ना है ब्लड ग्रुप। हिंदी में बोलते हैं रुधिर समूह। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? कौन किसको खून दे सकता है? कौन किससे खून ले सकता है? मैम मैंने YouTube पे आपका वीडियो देखकर कल से क्लास ज्वाइन किया है, लेकिन वीडियो देखने में प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है बेटा? अलक कुमार बताइए जरा। चलिए, ब्लड ग्रुप रुधिर समूह है। कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, क्या होता है क्या नहीं? अगर आपसे कोई पूछे कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, मैम प्लीज टेल मी, जब ब्लड बिल्डिंग बॉडी के इनर वेसल्स में होता है तो रिकवर कैसे होता है? आई कांट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। प्लीज गौरव थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं। मैम ब्लड में होता है आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? ये क्या पूछा है आपने? ब्लड में होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। ओके, मुन्ना कुमार गुड इवनिंग। मैम प्लेटलेट का एक डाउट है। यस प्लीज आस्क। हेलो मैम, नेट इश्यू के कारण लेट हो गया। कोई बात नहीं आदित्य, बाद में क्लास देख लीजिए, डोंट वरी, ठीक है। अप्रोक्स 5 मिनट में वीडियो बंद हो जाती है, तो एक बार आप अपनी ऐप को लॉग आउट करें, वापस से लॉग इन करें, फिर सही हो जाएगा। अगर आपको कभी ये प्रॉब्लम आती है ना कि वीडियो 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो प्लीज़ अपना एक बार पेज को रिफ्रेश कर लें, या क्या करें आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लें, या अपनी ऐप को ही एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लें, वापस सही हो जाएगा। मेनली 4 टाइप के ब्लड होते हैं मैम। अच्छा मैम, आपका प्रीवियस 2 क्लासेस का वीडियो नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, बिल्कुल होगा, ठीक है। मैम मैंने चेक करवाया था, 1.5 लाख टू 4.5 लाख होती हैं। क्या होती हैं सुकराज? प्लेटलेट्स ऑन एक हेल्दी मैन की जो मैंने लिखवाई है इतनी होनी चाहिए। मैम जब बॉडी के इनर वेसल्स में ब्लड डैमेज हो जाती है तो फिर रिकवर कैसे होता है? तो बेटा डिपेंड करता है किस टाइप का डैमेज बोल रहे हो आप। मतलब खून में डैमेज मतलब आरबीसी वगैरह कम हो गई तो आप जो बाहर से न्यूट्रिएंट लेंगे वो वापस बनवा देते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी को, है ना। वासवाद याद नहीं है मतलब? मैम ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मोडियम क्या लिख रहे हैं यार उदय, पूरा कंप्लीट तो लिखो। बंटी कुमार नमस्ते। चले बहुत बातें हो गई, ठीक है। चलो ऐसे अच्छा लगता है यार, टॉपिक खत्म होने के बाद आप लोग बातें क्या करो, अच्छा लगता है। 20 टॉपिक चल रहा है और आप कुछ भी डाउट पूछ रहे हो। मैम बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पीडीएफ हिंदी में मिल सकती है? यस पूजा कुमारी, ऑलरेडी हिंदी में अपलोडेड है, ठीक है। ब्लड ग्रुप तो पढ़ा दिए हैं मैम। कब पढ़ाया मैंने ब्लड ग्रुप? ब्लड कैंसर आउटसाइड से कैसे होता है? आउटसाइड मतलब आउटसाइड से कैसे होता है? अच्छा आउटसाइड से मान लीजिए आपने कुछ टॉक्सिक एलिमेंट खा लिया, ये मार्कर है, इस मार्कर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मेरे लिए कार्सिनोजेनिक है। या आप जो नाखून खाते हैं, बाल चला गया,
कुछ भी हार्मफुल चीज़ चली गई वो जाकर हमारे बॉडी में सेल डिवीजन को इनिशिएट कर देती हैं, और बहुत सारी सेल डिवीजन के थ्रू बहुत सारी सेल्स बनती हैं, और वो बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। ठीक है, उदय क्या पूछ रहे हैं, मैम ब्लड में हैपरिन ज़्यादा नहीं होता? नहीं, हैपरिन आपका लीवर बनाता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही बनाता है। दीपक तिवारी, आई एम लेट, ओके कोई बात नहीं। मैम पेपर में आया था, क्या आया था उदय, प्लीज़ एक बार रिपीट करें। मैडम कुछ भी पढ़ने से पहले पीडीएफ डाल दिया जाए। छोटू मंडल, मैं आपको एक बात बता दूं, जो रूल्स है यहाँ का, जब आपका चैप्टर खत्म होता है उसके बाद आपको पीडीएफ मिलता है। मैं पहले कभी पीडीएफ नहीं देती। चैप्टर आज खत्म हो गया ब्लड, तो आप देख सकते हैं ब्लड का पीडीएफ डला हुआ है। ठीक है, उसके बाद ब्लड में प्रेजेंट तो है, मतलब उदय यार क्या पूछ रहे हैं, मैम बार बार लॉग आउट करना पड़ रहा है। एक बार लॉग आउट कीजिए, एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डार्क मार्कर यूज करें। ओके मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, ओके थैंक यू वेरी मच। मैम प्लेटलेट्स 1.79 लाख सही है, मतलब थोड़ी बहुत कमी है आप में प्लेटलेट्स की, सही नहीं है ये अमाउंट। मैम साइंस एमसीक्यू का फी 500 लगेगी क्या? नहीं बेटा, अगर आप कूपन कोड लगाएंगे VASX 9999 तो आपकी ओनली 349 लगेगी। चलो मैं अब नोट्स बनाता हूँ, बहुत बढ़िया। देखो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, सबसे अच्छी आदत है आपकी, और बहुत अच्छे से आप साइंस पढ़ लेंगे। ठीक है, पीडीएफ टाइम पर मिल जाएगी भाई। अरे यार पीडीएफ क्या चिल्लाते, पढ़ाओ या पढ़ो यार तुम लोग भी ना। पीडीएफ में कुछ कुछ चीज छूट जाती है, यस, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप खुद से बनाया करें नोट्स, ज्यादा अच्छा है। चलो अब मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत हो गया। ठीक है मैम, प्लेटलेट्स के ग्रेवयार्ड ब्लड ही होता है बेटा, ब्लड। ठीक है मैम, साइंस एमसीक्यू की फी 500 रुपये लगेगी क्या? नहीं बेटा, अगर कूपन कोड लगाएंगे तो उसमें आपको 349 लगेगी। ओके मैम, एमसीक्यू क्वेश्चंस इंग्लिश में है? नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है बेटा, पूजा कुमारी, दोनों में, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी लिखा हुआ होगा। मैम मेरी प्लेटलेट्स 4.7 लाख हैं, ठीक है क्या? बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, बहुत सही है। ठीक है मैम, मज़ा आ रहा है? ओके मैम, डेली नोट्स बनाता हूँ, प्लीज़ बोर्ड पे जल्दी से साफ मत किया करो। ओके शिवम, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलने दो। ठीक है चलो अब पढ़ते हैं, बहुत बातें हो गई। देखिए अब हमें पढ़ना है ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप का मतलब है हमारे बॉडी में कितने सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सॉरी मैम, पेपर में आया था कि ब्लड में प्रेजेंट होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा। यस, तो ब्लड में ही होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा। यस, अच्छा आप लिख नहीं पाते हैं, आप बहुत फास्ट चलती हैं, तो बेटा आपको हमने एक फैसिलिटी क्यों दे रखी है, अब मेरी क्लास के बाद आप कितनी भी बार वीडियो को देखें, आप नोट्स बना लें, क्या हो गया? ऐसा तो है नहीं आप ऑफलाइन पढ़ने आए हैं मुझसे तो मैं एक ही बार बोलूंगी, आपके पास वीडियो सेव है, कभी भी देखो, आप कभी भी बनाओ बेटा। ठीक है चलो देखिए, हमारा जो खून आता है वो आता है एबीओ सिस्टम में। ध्यान दीजिएगा, जो मानव होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, उनका खून किस में आता है? एबीओ सिस्टम में आता है। ठीक है, एबीओ सिस्टम में। अब आपसे पूछे कि एबीओ सिस्टम में टोटल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, आप बताओगे इन एबीओ सिस्टम टोटल 8 ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड। एबीओ सिस्टम में टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। मैम आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट है, ओके थोड़ी मैं स्लो कर लूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप पढ़ाने जा रही हूं मैं, हमें सिर्फ किसके ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है? हमारे। क्या आपने कभी देखा है गाय का ब्लड ग्रुप क्या होता है, भैंस का क्या होता है, बकरी का क्या होता है? कभी नहीं देखा ना, तो हमें तो सिर्फ हमारा ही देखना है। ठीक है, और हमारा ब्लड ग्रुप किस में आता है, आप बताओगे? हमारा ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम में आता है। और एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। अब ध्यान से सुनो, एबीओ में ए, बी और ओ जो ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज किसने की थी? आप बताओगे? कार्ल लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने खोज की थी। कौन कौन सा? ए, बी और ओ। कार्ल लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने खोज की थी। कब की थी? आप बताओगे? इन 1900, और इसके लिए इनको इन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इनको। ठीक है, कौन सा बचा? ए बी ओ हो गए मैम, ए बी बचा। और अब पूछे आपसे कि ए बी की खोज किसने की, आप बताओगे? ए बी ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय डक्सटेलो एंड स्टर्ली। कब? ये 1900 में, और इसके 2 साल बाद ए बी की खोज हुई 1902। बता देंगे? चलो हाँ जी ठीक है,
रीसस मंकी वाला ये नहीं है देवाशीष बेटा, ठीक है। आप बताएंगे एबीओ की खोज किसने की, तो आप बताएंगे कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900, और 1930 में 30 साल बाद इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। उसके बाद एबी की खोज किसने की, डक्सटेलो एंड स्टर्ली ने, कब, इन 1902, राइट। चलो अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताऊं, हम इसको ए बी ओ बोलते हैं, बट ये ए बी ओ नहीं होता है, ये क्या होता है, ये ए बी जीरो होता है, जीरो। अब ए बी के आगे जीरो पढ़ना तो अच्छा नहीं लगता ना, है ना, इसलिए इसको साइंटिस्ट लोगों ने ओ बना दिया, ये ओ है नहीं, इसको ए बी जीरो जीरो बोल नहीं सकते, ये जीरो होता है। जीरो का मतलब वो ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसको आप जीरो बोलते हैं, बट ये बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो इसको ए बी ओ बना दिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि मैम कैसे बनते हैं ये 4 ब्लड ग्रुप। पहले हम 4 देखेंगे, उसके बाद आपको बताऊंगी 8 कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले आपको 2 ब्लड पार्टिकल्स के बारे में बातें पता होनी चाहिए। 2 हमारे खून के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, 2 कण होते हैं, कणों की फॉर्म में 2 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 इज एंटीजन, और एंटीजन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एजी, हिंदी में लिखा जाता है प्रतिजन। दूसरे होते हैं एंटीबॉडी, कभी ना कभी आपने अपने लाइफ स्पैन में इन दोनों के नाम सुने होंगे, प्रतिजन, प्रतिरक्षी। और एबी को लिखा जाता, एबी से इनको लिखा जाता है एबी। मैम आप कोई अच्छी सी बुक लिख दो, वही ले लेंगे हम साइंस की। बुक तो मैं नहीं लिख रही, पर मैं आपको बता देती हूँ, बुक तभी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है मेरे पास, जब ज्ञान आ जाएगा कम से कम 7-8 साल और पढ़ा लूँगी, तब एक बुक लिखूंगी। बट हाँ, बहुत जल्दी आपको मेरे MCQ की एक बुक मिलने वाली है, बहुत जल्दी कुछ क्वेश्चंस की बुक बना रही हूँ मैं, टाइम नहीं मिल पाता यार, वरना अभी तक आ चुकी होती, तो वो जरूर आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो पढ़े अब। देखो कभी ना कभी आपने ये दोनों नाम सुने होंगे, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। क्या होते हैं एंटीजेंस, क्या होते हैं एंटीबॉडी, ध्यान से सुनिएगा ये कॉन्सेप्ट, अगर आपको आज समझ में आ गया, पूरी लाइफ टाइम आपका ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगी। देखो एंटीजन एंटीबॉडीज एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। कौन सा प्रोटीन, प्रोटीन का नाम है यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है और ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है। हिंदी में सेम नाम होगा, ग्लाइकोप्रोटीन ही बोलेंगे, हिंदी में सेम नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, इसको भी क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोप्रोटीन ही बोलेंगे, ठीक है। अब मैम ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या बवाल होता है, देखो प्रोटीन का मतलब प्रोटीन है, यहाँ पर जो ग्लाइको टर्म है उसका मतलब होता है ग्लाइकोजन, क्या मतलब होता है, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब एक शर्करा होता है। तो आपके पास क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा निकल के आ रही है, ऐसा प्रोटीन जिसके साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ी हो, कौन सी, ग्लाइकोजन, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अच्छा धुंधला दिख रहा है, ठीक है जी, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो देखिए एंटीजन एंटीबॉडी हमारे खून के अंदर होते हैं, ठीक है। और वो किस प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन। तो मैम इनमें डिफरेंस क्या होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको सुनना है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। जो एंटीजन्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, आप बताएंगे एंटीजन होती हैं हमारी आरबीसी पर, और एंटीबॉडी कहाँ होती है, या तो डब्ल्यूबीसी में, या डब्ल्यूबीसी के ऊपर, या प्लाज्मा में होती है। ये इनका मेन डिफरेंस है, एंटीजन्स कहाँ, आरबीसी पर, एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा में। अब क्या होता है, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाना है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका आरबीसी उठाएगा, आरबीसी कैसा होता है, तो कुछ पेड़े जैसा ऐसा होता है, मैंने बना दिया ऐसा, ठीक है, ये आपका आरबीसी है। और इस आरबीसी पर ग्लाइकोप्रोटीन की कुछ स्ट्रक्चर बनी हुई दिखाई देंगी, ऐसी सी, आपको बोलेगा डॉक्टर देखिए ये आपका एजी है, एजी का मतलब आपका क्या है, एंटीजन। और एंटीजन्स 2 टाइप के होते हैं, ए एंड बी। फिर रिपीट करूं मैं एक बार, जब ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर आरबीसी पर बनी हुई दिखेगी दैट इज नोन एज एंटीजन, और एंटीजन 2 टाइप के होते हैं, ए एंड बी, ए की अलग स्ट्रक्चर होगी, बी की अलग स्ट्रक्चर होगी, राइट। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन गया कि एंटीजन्स किसके ऊपर होते हैं, आरबीसी के ऊपर होते हैं।
अब अगर आपको एंटीबॉडी देखना है, डॉक्टर आपका WBC उठाएगा, और WBC का आकार तो मैं कैसे ही बना सकती हूँ, क्योंकि WBC क्या होती हैं, इर्रेगुलर होती हैं, अनिश्चित आकार की होती हैं। और ये WBC है, और WBC प्लाज्मा के अंदर भी होते हैं। और जब ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर आपको WBC पर दिखेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी भी कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के। कौन कौन से, स्मॉल a एंड स्मॉल b। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला है कि अगर ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर RBC पर दिखती है तो वो एंटीजन है। एंटीजन कितने टाइप की, 2 टाइप की, A एंड B। मैंने इसको कैपिटल दिखा दिया, उसको स्मॉल लेटर में दिखा दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को डिफरेंस क्रिएट हो जाए। और अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर WBC पर दिखती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी बोलते हैं। जो एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है उनको एंटीबॉडी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। राइट, अब सुनो ध्यान से, मैं सिर्फ 2 लाइन बोलूंगी, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 लाइन बोलूंगी, सिर्फ मैं 2 लाइन बोलूंगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी पहली लाइन। मैं पहली लाइन बोलने जा रही हूँ, RBC की सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। RBC के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का ब्लड ग्रुप है, जिस टाइप का एंटीजन है, वही आपका ब्लड ग्रुप है। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, RBC की सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। मान लो RBC की सरफेस एरिया पर A टाइप का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप भी कौन सा बन गया, A। मान लो RBC के सरफेस एरिया पर B टाइप का एंटीजन है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया, B। मान लो दोनों ही हैं A और B, कौन सा बन गया, AB। मान लो मैम दोनों ही नहीं है तो कौन सा बचा था, आप बताओगे, O। इसीलिए मैंने कहा था कि O का मतलब होता है 0। 0 का मतलब जब दोनों ही एंटीजन नहीं है तो कौन सा बचा, O बचा, या 0 को O बना दिया मैंने। फिर रिपीट कर रही हूँ एक बार, ध्यान से सुनिएगा। RBC की सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। A टाइप का एंटीजन है A ब्लड ग्रुप, B टाइप का है B, दोनों हैं AB, दोनों ही नहीं O। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब दूसरा सेंटेंस सुनो, पहली लाइन क्लियर हो गई, दूसरी लाइन सुनो। RBC के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है सेम ब्लड ग्रुप में उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी होना चाहिए। जिस टाइप का एंटीजन है उसके ऑपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। देखो क्या बोला मैम ने बोला कि मान लो यहाँ पर A टाइप का एंटीजन है तो इसके खून में B टाइप का क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी होना चाहिए। ठीक है, B टाइप का क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी। अगर यहाँ पर B है तो यहाँ पर A होना चाहिए मैम। अगर यहाँ पर A B दोनों हैं तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर हो गया तो क्या होता है, इस एंटीजन के अगेंस्ट यहाँ पर एंटीबॉडी बनकर और इस एंटीजन को, इस खून को खराब कर देंगी। आप ज्यादा झमेले में मत पड़ो, आप तो याद रखो जिस टाइप का एंटीजन है उसके ऑपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे कि जब दोनों ही नहीं है एंटीजन तो O बना, जब दोनों ही एंटीजन नहीं है तो आप यहाँ पर दोनों ही एंटीबॉडी कर दो मैम, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अटैक ही नहीं करेंगी एंटीजन पे, एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी अटैक क्यों करेंगी। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, रिपीट कर देती हूँ। प्रिंस तुम मुझसे आगे मत चलो, ठीक है ना। देखो मैंने क्या समझाया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने समझाया कि RBC के ऊपर एंटीजन्स होते हैं। एंटीजन्स 2 टाइप के होते हैं, A एंड B। RBC के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। जिस टाइप का एंटीजन है उसके ऑपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। उसके ऑपोजिट क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी। अगर A टाइप का एंटीजन है तो एंटीबॉडी B, अगर B टाइप का एंटीजन है तो एंटीबॉडी A। अगर दोनों टाइप का है तो यहाँ होता ही नहीं है AB में एंटीबॉडी। और अगर दोनों ही नहीं है तो 0 को हम O बोलते हैं, और अगर दोनों ही एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी तो दोनों ही हो सकती है उसमें। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूं, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि कौन से ब्लड पार्टिकल्स ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। मैंने किसको उठाया था, कौन बता रहा है मुझे ब्लड ग्रुप, जिस टाइप का एंटीजन है। एंटीजन किस पे होते हैं, RBC। ठीक है, अब आपसे पूछे
कौन सी ब्लड सेल्स ब्लड ग्रुप के टाइम पर काम आती हैं? आरबीसी। और कौन से ब्लड पार्टिकल? एंटीजन। इतनी बात मुझे लगता है आप बड़ा ही आराम से बता देंगे, है ना। अब हम एक टेबल बनाते हैं इसकी, जो हम अभी बना रहे हैं, ठीक है। चलो अब आप एक टेबल बनाइए मेरे साथ। जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है, जिस टाइप का एंटीजन है उसके ऑपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। अगर दोनों हो, क्या दोनों हो, तो ए बी आ तो गया। देखिए सबसे पहले वाले आप लिखेंगे ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह। दूसरे में लिखेंगे आप एंटीजन, जिसको आप प्रतिजन बोलते हैं हिंदी में। तीसरे में आप लिखेंगे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जिसको आप क्या लिखेंगे? प्रतिरक्षी। और इसके बाद लिखोगे डोनेट। डोनेट का समझ रहे हो ना, किसको खून दे सकते हो आप, किसको खून दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रिसीव, आप किससे खून ले सकते हो। नेक्स्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनता है, इतनी बात आप याद रखो, ठीक है। एक एक करके सारे कॉलम पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप का मतलब है कौन कौन से ब्लड ग्रुप, उसके बाद एंटीजन का मतलब कौन सा एंटीजन है उसमें, एंटीबॉडी का मतलब कौन सा एंटीबॉडी है, डोनेट का मतलब आप किसको खून दे सकते हो, रिसीव का मतलब आप किससे खून ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब आपका खून पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, ठीक है। देखो अगर मैंने बोला ब्लड ग्रुप ए का मतलब वहां पे एंटीजन भी कौन सा होना चाहिए? ए, बट एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए? बी। अगर मैंने ब्लड ग्रुप बी बोला तो एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। अगर दोनों वाला ए बी वाला, मैम दोनों ही दिखे तभी तो ए बी बना, बट इसमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है। अगर मैम यहाँ एंटीबॉडी आ गए तो क्या हो गया? ये एंटीबॉडी इस एंटीजन पे अटैक करेगा और ये एंटीजन मार देगा और बहुत सारे एंटीजन्स मर जाएंगे और आपके खून का एग्यूलेशन हो जाएगा। एग्यूलेशन का मतलब होता है खून जम जाएगा अंदर ही जम के मर जाओगे आप। नेक्स्ट ओ में मैम कोई भी एंटीजन नहीं है। जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो आप दोनों एंटीबॉडी बना सकते हो। यस मैम बना सकते हैं। यस, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो नेक्स्ट बात ध्यान से। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इस इंसान को खून आप किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से चढ़ा सकते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप को कहा जाता है यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर हिंदी में बोलते हैं सर्वग्राही। सर्व का मतलब सबसे, ग्राही मतलब लेने वाला। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इसकी एंटीबॉडी के अगेंस्ट, इसके एंटीबॉडी कभी भी किसी बाहर से आए हुए एंटीजन पे अटैक नहीं कर सकती। इसलिए इस इंसान को चाहे ए का खून चढ़ाओ, चाहे बी का चढ़ाओ, चाहे ए बी का चढ़ाओ, जब इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो वो अटैक कैसे कर देंगी? तो किसी का भी खून चढ़ा दो, इसको क्या दिक्कत है? तो ये क्या बन गया? यूनिवर्सल रिसीवर। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए इसका खून किसी को भी चढ़ा दो, इसका खून किसी को भी चढ़ा दो। जब कोई एंटीजन ही नहीं गया यहां से तो सामने वाले का एंटीबॉडी कभी भी इस पे अटैक नहीं करेगा। इसलिए ओ इज नोन एज यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई? अरे भैया समझना क्या है, जब कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो वो अटैक कैसे कर देंगी बाहर से आए हुए एंटीजन पे, और जब कोई एंटीजन है ही नहीं तो इसका खून किसी को दे दो, क्या दिक्कत हो जाएगी? अरे साहिल आप बोल रहे हो मैम नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बताना, मैंने लिख तो दिया यार टेबल में पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इसको कमेंट करने की क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब डोनेट वाले कॉलम में आओ। मैंने बोला है कि ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। तो ओ के डोनेट वाले कॉलम में आप क्या लिख सकते हो? ऑल। ऑल का मतलब ये सबको खून दे सकता है। सब में मतलब ये ए को खून दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ए बी को मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल रिसीवर। तो ए बी के इस कॉलम में लिख दो मैम ऑल। ऑल का मतलब ये सबसे खून ले सकता है। बट आप नेक्स्ट बात याद क्या करेंगे कि ए बी वाला जब खून लेता है तो सबसे लेता है, बट जब खून देता है तो सिर्फ किसको देता है? ए बी वाले को।
यही आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला खून किसको डोनेट कर सकता है। आप बताओगे ए बी को ही। ओ वाला जब खून डोनेट करता है तो सबको, बट जब ओ वाला खून लेता है तो सिर्फ ओ से लेता है। हमने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं की है, हम सिर्फ इतनी पढ़ रहे हैं अभी, पॉजिटिव नेगेटिव बाद की बात है, राइट। अब आप लिख सकते हैं ए वाला किस किस को डोनेट कर सकता है, एक तो ए को, एक ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर, तो ए बी ए से ले सकता है, तो ए बी के लिए क्या बन गया, डोनर। बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए वाला जब वापस लेगा, एक ए से एक ओ से, बी वाला बी और ओ से। बताओ जरा यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, जरा जल्दी बताओ, इतनी टेबल में कोई दिक्कत है? जल्दी बताइए जरा। बताइए जरा कमेंट करके, कोई दिक्कत आ रही है तो। नेगेटिव पॉजिटिव अभी नहीं आपको याद रखना, पढ़ाएंगे वो भी। हाँ जी बताइए जरा। नो मैम, ओके, चलो रिपीट करूं, चलो मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, कोई बात नहीं। आरबीसी की सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। जिस टाइप का एंटीजन है उसके ऑपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। एंटीजन के ऊपर अटैक हमेशा एंटीबॉडी करता है, इतनी बात आपको याद है, ठीक है। अगर ए टाइप का एंटीजन है तो ए टाइप का ब्लड ग्रुप, बी टाइप का है तो बी, ए बी है तो ए बी, नहीं है तो बचा कौन सा, ओ, ठीक है। और ए टाइप का एंटीजन है तो उसके ऑपोजिट क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी होना चाहिए। तो ये एंटीबॉडी इस पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये तो अपोजिट है इसके, है ना। सेम होता तो अटैक कर देता, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बी है तो यहाँ ए, यहाँ दोनों है तो एक भी नहीं होना चाहिए मैम, ठीक है। यहाँ दोनों ही नहीं है तो मैम ए बी कर दो। और जब ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो इस इंसान को किसी का भी खून दे दो, ये एंटीबॉडी अगर बाहर से कोई एंटीजन आया तो उस पर अटैक करेंगी नहीं। भैया जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो वो अटैक कहाँ से कर देंगी, इसीलिए इसको किसी का भी खून चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ वाले में एंटीजन नहीं है तो ओ का खून अगर आपने किसी को दिया तो एंटीजन नहीं गया, जब एंटीजन गया ही नहीं तो उस पर एंटीबॉडी अटैक क्या करेंगी, घंटा करेंगी, है ना। तो आपको इतना याद रखना है। और जब ए बी वाला खून डोनेट करता है तो ए बी को करता है और लेता है तो सबसे, और ओ वाला खून डोनेट करता है तो सबको, और जब वापस लेता है तो ओ वाले से लेता है, ठीक है। सुखराज शायद आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आप कमेंट करने में रह गए। मैंने कहा है कि सेम, आपने, आपका क्वेश्चन है मैम अगर ए वाला ओ से ब्लड ले ले तो ओ का एंटीबॉडी भी आ जाएगा, तो भैया ओ का एंटीबॉडी आएगा। देखो आपने मतलब ध्यान से समझते नहीं है, ओ का एंटीबॉडी आ गया, आपने बोला कि अगर ओ वाले का खून ए को चढ़ा दिया तो इसका एंटीबॉडी आ जाएगा ए और बी। अब ध्यान से सुनो, इसमें पहले से ही क्या है, इस मैंने बोला है सेम ब्लड ग्रुप में एक ये एंटीजन एंटीबॉडी हो गया, एक ये दूसरा हो गया, तो डिफरेंट ब्लड ग्रुप हो गए ना बेटा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अरे ओ में अगर ओ का गया तो ओ का एंटीजन नहीं गया ना, तुम यार समझते नहीं हो सुखराज, तुम्हें कितना समझाऊं। देखो ये ए बी तो एंटीबॉडी जा रहे हैं ना, एंटीबॉडी कभी भी फॉरेन पार्टिकल नहीं होता है, एंटीबॉडी कभी भी नुकसान नहीं करता है। नुकसान कौन करता है, एंटीजन। एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडी। तो सुखराज ध्यान से सुनो, अगर आपने ओ वाले का खून ए को दिया, आपका यही तो क्वेश्चन है, तो यहां से एंटीजन तो कोई गया ही नहीं ना, क्योंकि ओ में एंटीजन है ही नहीं, और जब ओ में एंटीजन है ही नहीं तो इसकी एंटीबॉडी अटैक नहीं करेंगी, ठीक है। सुखराज समझ में आ गया, सिर्फ यहां से एंटीबॉडी जा रही है, बट एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीजन काम नहीं करती है, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी काम करती है, ठीक है। सुखराज ध्यान से सुना करो बेटा, ठीक है। बस इतना आपको पढ़ना है, बता देंगे क्या, हो गए, ओके ओके सुखराज, थैंक यू वेरी मच, क्या बात है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़ा आता रहेगा, है ना। चलिए तो इतना आपने पढ़ लिया, अब एक्चुअली मुझे जाना है मंदिर, तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी क्योंकि मेरा फास्ट है, तो मुझे अभी मंदिर जाना है, ताकि इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको कि पॉजिटिव कैसे बनता है एंड नेगेटिव कैसे बनता है,
वो नेक्स्ट क्लास की बात है, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों सारे शुभकामनाएं। अब अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। हैप्पी जन्माष्टमी। मुझे भी जन्माष्टमी के लिए पूजा करने जाना है क्योंकि मेरा फास्ट है। सुबह से मैं आज पढ़ा रही हूँ, 7-8 घंटे पढ़ा दिया। अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब झिल नहीं रहा मुझसे, है ना। अमित कुमार सिंह कह रहे हैं यू आर अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। अमित, अगर ऐसा लगता है तो वैसा ऐसा कुछ है नहीं, है ना। चलिए, ऑल क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। अगर क्लियर होता है इससे अच्छी बात टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकती कि सेल के अंदर पानी 80% होता है बेटा, 80%। किसी बच्चे ने पूछा है, ठीक है। प्रसाद खिला दीजिएगा मैम, पक्का, ठीक हो। जय हो मैम आपकी, अरे मेरी जय नहीं, जय हो भगवान की, ठीक है। जो आपको बहुत सारी हिम्मत दे और आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और आपका सिलेक्शन हो जल्दी से, ताकि आपका और आपके परिवार का भला हो, है ना। चलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, ठीक है। फास्टिंग में भी पढ़ा रही है बेटा, पढ़ाना पड़ता है। अपनी नौकरी के खिलाफ मतलब कुछ नहीं है ना, मतलब जब पढ़ाएंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। ऑल क्लियर, ओके, मानना पड़ेगा। यस, सुबह से फास्ट है बेटा मेरा। पानी पी पी के, अभी देखा नहीं आपने, मैं नींबू पानी पी रही थी बीच बीच में, जिससे थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिले, ठीक है। बहुत हो ज़्यादा हो गया मैम, पहले मुझे समझ में नहीं आता था। ओके, आज आ गया, चलो बहुत बढ़िया। ए बी को ही क्यों डोनेट करते हैं, अगली क्लास में समझ में आएगा बेटा। ए बी अगर किसी और को डोनेट कर देगा तो ए बी की एंटीजन नहीं चली जाएंगी क्या। और ए बी की, मान लो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, चलो बता देते हैं जाते जाते। देखो, आप कह रहे हैं मैम ए बी को डोनेट क्यों करता है। भैया, ए बी ने अगर बी को दे दिया तो ए बी में क्या आ जाएंगी, ए बी टाइप की एंटीजन आ गई, तो ये ए बी का जो बी का एंटीबॉडी है वो ऐसे ही बैठा रहेगा क्या, वो इसको मारने का काम नहीं करेगा क्या, क्योंकि सेम हो गई ना। ये देखो, ए यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो ये मारेगा नहीं क्या इसको, इसलिए नहीं देता, ठीक है। कल क्लास रिया किसकी क्लास नहीं हुई थी, आप किसकी पूछ रहे हैं कल। हैप्पी जन्माष्टमी रवि राज कुमार। चलो मिले फिर अगली क्लास में, मैं लेट हो रही हूँ, मेरा एक्चुअली सर लोग वेट कर रहे हैं नीचे, वो लोग भी जाएंगे मेरे साथ। चलो, चैप्टर एंड नहीं हुआ बेटा, थोड़ा सा चैप्टर बचा है, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह बताना है थोड़ा सा, वो बता के चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। हार्डली आधे घंटे का बचा है, आधे घंटे का, ठीक है। यू रियली केयर फॉर अस, यस, दैट्स वाई आई एम हेयर। तभी तो आज मैं आई आपकी क्लास लेने। हमारे लिए भी दुआ करना, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलो चलो मिलेंगे अगली क्लास में। और जो बच्चा एमसीक्यू का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो फी 500 नहीं है बेटा, आप प्रोमो कोड लगाएंगे ना वहाँ पर, जो साइंस का एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है जिसमें आपको प्रैक्टिस पता लगेगा, तो आप प्लीज़ वहाँ पे प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे VASX9999। जब पेमेंट करेंगे तो लास्ट में आपको ये प्रोमो कोड अप्लाई करना है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 349 में बैच मिलेगा। चलिए मिले फिर अगली क्लास में, ओके, थैंक यू वेरी मच। कल क्लास नहीं बेटा, संडे को हमारे यहाँ कोई क्लास नहीं होती है। संडे को भी पढ़ाएं क्या हम आपको, हैं? ऐसे थोड़ी ना, संडे को भी थोड़ा ना पढ़ाएंगे, जिंदगी में पढ़ाना ही काम थोड़ी ना है। पर इतना क्या कराएंगे हम, इतना आप पढ़ के क्या करेंगे और इतना हम पढ़ा के क्या करेंगे। थोड़ा वो जिंदगी में तो रेस्ट चाहिए होता है दिमाग को। आपको नहीं पता, कभी कभी ऐसी हालत होती है 12-12 13-13 घंटे कॉन्टिन्यूसली पढ़ा रहे होते हैं हम। ये जब घर जाते हैं ना, ये खोपड़ा यहाँ से फटने लग जाता है, ऐसा लगता है आप कोई बस बात ही ना करे, ठीक है। मज़ा आ गया आज तो, बाकी दिन मज़ा नहीं आता है क्या बेटा। बाय बाय, ओके 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 ओके। 2 दिन का हॉलीडे था, हाँ 2 दिन का हॉलीडे था, तो आप क्या चाहते हैं मैं संडे को भी पढ़ाऊँ। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। चलो बाय, टेक केयर, टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी। बहुत अच्छे से रहें आप, और अपने पेरेंट्स का भी अच्छे से ध्यान रखें, और अपना भी ख्याल रखें। चलो ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।